In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is company. Next video, inshallah, we will discuss Company Act 2017 in detail. That will be Bear Act. So to know about the Bear Act, to understand the Bear Act, first of all, we will discuss some basic and important definitions. Then inshallah we will move on the Act, Bear Act. So first of all, here we will know about the basic definitions and the formation of company basic, not more. We will in detail in Bear Act. First of all, here we will only discuss just definitions and the bare formation of company. Inshallah, next video will be about Company Act 2017. Okay, हो गया. Let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बयान करें. इट में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन. इससे बयान किया जाता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसे लॉ ने रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय लॉ से, विद एन अ डिस्टिंक्टिव नेम, जिसका एक अपना नाम है, अ कॉमन सील, अपनी एक सिग्नेचर है. कॉमन सील मीन्स सिग्नेचर. सिग्नेचर कैसे होता है कि जब आप अपना पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होता है तो दैट इज कॉल्ड द कॉमन सील. अ कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसके शेयर्स हैं वो मुश्तमिल और ट्रांसफरेबल शेयर्स के शेयर जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकें और उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो, और उसके अलावा हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, और जो मुस्तकिल कंटिन्यूसली चलने वाली हो. दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कंपनी. ठीक हो गया. स्टॉक कंपनी. स्टॉक कंपनी होती वही जिसके शेयर्स होते हैं. कहते हैं ना स्टॉक गिर गए, शेयर्स बढ़ गए, शेयर कम हो गए, तो वो पब्लिक कंपनीज मोस्टली दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंपनी, जिसमें शेयर्स कम और इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं डे बाय डे. तो आगे है डिफाइन सेपरेट लीगल एंटिटी. अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ. एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है बाय क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ से इसे क्रिएट किया जाता है. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसकी अपनी पहचान होती है. ऑफ इट्स ओन विच रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसे लॉ के ज़रिए पहचाना जाता है, यानी कि लॉ के ज़रिए रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सन फॉर्म इट, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत रखती है. इट कैन बी सू, इट कैन सू, इसे सू भी किया जा सकता है, कंपनी को सू किया जा सकता है और कंपनी सू भी कर सकती है. ठीक है. अगर कंपनी है ना, कंपनी का अगर फ्रेम करे कोई कंपनी रजिस्टर हो गई या फ्रेम हो गई या कॉर्पोरेट हो गया, तो वो भी ऐसा इलीगल वर्क कमिट कर देती है, कोई क्राइम कमिट कर देती है, तो उसको सू किया जा सकता है. और अगर कोई उसके अगेंस्ट कोई कमेंट्स कमिट करता है, कोई डिफेम करता है या गलत बात करता है, कंपनी हैज़ अ राइट टू सू हिम, कंपनी भी सू कर सकती है. इट कैन आउन ट्रांसफरेबल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी खुद रख भी सकती है, चाहे तो ट्रांसफ़र भी कर सकती है बाय ओन टाइटल. इसका अपना जो टाइटल अपने नाम पे ही अपनी प्रॉपर्टी रख भी सकती है और किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकती है फॉर द स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ट्रांसफ़र जो होती है अपना पोजेशन ट्रांसफ़र कर सकती है. कंपनी की अलग ही पहचान है, वो उन्हीं की होती है जिनके शेयर्स होते हैं. आगे एक्सप्लेन परपेचुअल एग्जिस्टेंस. अ जॉइंट कंपनी हैज़ लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि ज़्यादा देर चलने वाली होती है कंपेयर टू अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत. व्हेन कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड कमेंस बिजनेस, जब एक कंपनी को फॉर्म किया जाता है और इसे बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. इट हैज़ दैन कंटिन्यूस लाइफ, और ये मुस्तकिल चलता है, जितनी ज़िंदगी हो तब तक ये चलता है, जब तक हम इसे डिसरजिस्टर ना करवा दे, यानी कि उसको ख़त्म ना करवा दें बाय द लॉ. ये भी एक प्रोसीजर है कंपनी को ख़त्म अगर फ्रेम करने का प्रोसीजर है, सेम एज इसको ख़त्म करने का भी एक प्रोसीजर है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बेयर एक्ट में पढ़ेंगे. द शेयर होल्डर्स कैन कम और गो. शेयर होल्डर्स चाहें तो वो आ सकते हैं, चाहे तो वो जा सकते हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो शेयर चाहे तो वो खुद रख लें, चाहे तो वो किसी और को सेल कर दें. इट कैन बी वुड बी थ्रू द कंप्लायंस, और इसे किया जा सकता है थ्रू द कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, और इसे गवर्न किया जाता है हमारा जो एक्ट है कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 1984 के ज़रिए. ठीक है. शेयर्स को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो 1984 होने पहले बताती हिस्ट्री है हमारे कंपनी ऑर्डिनेंस, जो उसको यूज़ करते हुए शेयर होल्डर्स को कम एंड गो देयर, दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल देयर. आगे है कॉमन सील. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन.
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ जो कि लॉ से बनाई गई है। इफ़ देयर फोर कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट्स इट्सेल्फ, जैसे कि खुद अपने तौर पे नहीं कर सकती ना साइन। द कॉमन सील विद द नेम ऑफ द कंपनी इनग्रेव्ड ऑन इट ऑन देयर ऑफ यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नेचर, यानी कि इसको एक कॉमन सील दे दी जाती है जो कि कंसिडर की जाती है सब्स्टिट्यूट है उसका सिग्नेचर का, यानी कि वो उसका सिग्नेचर कंसिडर की जाती है जिसके ऊपर वो सील होगी, यानी कि वो हमारी कंपनी के सिग्नेचर होंगे, कंपनी ने वो काम किया है या कंपनी ने करवाया है। सो व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल from the company which is registered the registrar of the joint stock company under the companies or ordinance 1984. It is capital is divided into numbers of shares. The shares can be freely transferred and sold. The liability of members limited and the amount if unpaid the shares hold by them. इसके क्या मतलब है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी चल रही है, वर्क कर रही है, उसने कंपनी ने शेयर होल्डर से शेयर लिए, हर शेयर होल्डर के 10-10 शेयर्स थे, लेकिन उसने क्या किया कि 8-8 शेयर लिए। अब उनकी लाइबिलिटी तो 10-10 की है, अब जो लाइबिलिटी है वो उनकी 2 शेयर्स की रहती है अभी, और वो उनसे किसी भी टाइम ले सकते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड, बेशक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बट जो शेयर्स हैं वो तो उसने ट्रांसफ़र करनी है ना, तो द शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड एंड सोल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर्स हैं ना वो तब देगी, और उसके अलावा शेयर को हम फ्रीली, हमारे पास राइट है, जो हमारे शेयर्स हैं या कंपनी के शेयर्स, हम जो शेयर्स हैं अपने शेयर्स किसी को दे सकते हैं, उसने तो शेयर ही करना है ना, उसने तो शेयर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो कंपनी भी अपने शेयर किसी को दे सकती है खुद ही ऑन सेल्फ। तो द लायबिलिटी इज़ अ लिमिटेड अमाउंट इफ़ एनी अनपेड द शेयर्स, वही बात हो रही है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी अनपेड है तो आपने वही शेयर करनी है, उसके अलावा आपने नहीं करनी, अदर देन कोई नहीं है आपकी। और उसके अलावा वो डिफाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट कैन बी फॉर्म्ड एटलीस्ट 2 पर्सन, इसे कम से कम 2 से 2 लोग फॉर्म करते हैं, एंड इट्स टोटल मेंबरशिप कैन नॉट एक्सीड 50 मेंबर्स, और उसके टोटल मेंबर 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। द कंपनी बाय द आर्टिकल आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, इट आल्सो प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वही बात हो गई, फिर भी हम पहले बात पढ़ चुके हैं कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है इसके अंदर लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने जो आर्टिकल्स में लिख दिया गया है कि जो पर्सनस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही इस पर्सन के शेयर होल्डर्स हैं, वही शेयर कर सकते हैं, अदर वन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो अगेंस्ट द लॉ है। हमारी प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो शेयर्स जो आगे शेयर नहीं कर सकते, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी है कि उन्हीं ने पे करना है, ये प्राइवेट लाइबिलिटी प्राइवेट कंपनी की ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि पब्लिक में ऐसा नहीं होता, पब्लिक में वो अपने जो शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हैं। आगे है देखने पब्लिक का डेफिनेशन आगे, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एटलीस्ट 7 मेंबर्स, ये कम से कम 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, एंड देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर्स, इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने रख सकते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इनिशिएटिव एप्लीकेशंस फ्रॉम द इन्वेस्टर, ये स्टार्ट इन्वेस्टर से स्टार्ट होती है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। जब भी कोई कंपनी बननी है ना उसने क्या करना है, उसने न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट दे देनी है या लैपटॉप इंटरनेट के ज़रिए बता देना कि कंपनी फॉर्म हो रही है, क्योंकि 51 शेयर जो गवर्नमेंट के होते हैं, नेक्स्ट 49% जो होते हैं वो हमारे पब्लिक के होते हैं, 1% फॉरेन या प्राइवेट होते हैं, तो इस तरह ये कंपनी फॉर्म होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है न्यूज़ में, और ये कोई भी शेयर होल्ड कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। व्हाट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? जो हमारी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, इससे क्या मतलब है? इट इज़ द कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, जिसके अंदर मेंबर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जितनी उनकी लाइबिलिटी है उतने पे करने से ज़्यादा नहीं। बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ सच अमाउंट बाय द मेंबर्स और मे रिप्रेजेंटेटिव undertake the contribute to assets of the company in the event of it being wound up. It is formed mostly when the work is non-profit making nature. अब लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि जितनी लाइबिलिटी आपकी दी गई है ना आपने उतनी पे करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे जो हमारी कंपनी है वो वाउंड अप हो जाए, यानी कि उसका जो मर्ज़ वजूद है वो ख़त्म हो जाए, कंपनी ख़त्म हो रही है, कंपनी लॉस में आ रही है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका जो शेयर है आपने उतना ही पे करना है। अगर आपने 10 लाख का शेयर किया था तो आपने 10 लाख ही शेयर करना है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा,
जबकि अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, इट इज़ अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू द लॉस, जितना उन्हें लॉस होता है उसके हिसाब से डिफाइन की जाती है। एवरी मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज पर्सनली लायबल, हर पर्सन जो है वो पर्सनली लायबल है टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल एसेट्स फॉर द डेबिट्स ऑफ द कंपनी while was a member the company is due to the great। जो हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर आपकी लाइबिलिटी जो मेंबर्स की होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। जो मेंबर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो अपने पर्सनल एसेट्स के हिसाब से जितने उन्होंने एसेट लगाए होते हैं उस हिसाब से उन्हें लॉस होता है, तो इसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती ड्यू टू द ग्रेट रिस्क। इस वजह से इसको ग्रेट रिस्क समझा जाता है। अनलिमिटेड जो कंपनी होती है ना, इसको अगर आपने फॉर्मेट करना है, रजिस्टर्ड करना है, तो ये ग्रेट रिस्क के बेस पे होता है, इसमें लॉस भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज़ एसोसिएशन, जबकि आपने लिमिटेड करनी है तो आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, आपको लॉस भी लिमिटेड है। इन केस अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपको रिस्क भी अनलिमिटेड ही होगा, आपका जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड ही होगा। और उसके अलावा व्हाट इज़ एसोसिएशन ऑफ नॉन प्रॉफिट, नॉन फॉर प्रॉफिट, it is registered under section 42 of the company's ordinance। it enjoy all the privileges of the limited company। इसके अंदर तमाम privileges जो होती हैं वो limited company की enjoy की जाती हैं without using word limited और private limited। इसके अंदर ये वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता फॉर नॉन प्रॉफिट के लिए। इट इज़ मेनली फाउंड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, रिलीजियन, चैरिटी। द फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर दिस एसोसिएशन। यानी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ना, वफाकी हुकूमत वो देती है, लाइसेंस देती है कि आप ये कंपनी को रेगुलेट करें, अगर कोई लॉस होगा वी विल पे देम। यानी कि उसमें लॉस की बिना पर तो वो गारंटी दे सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट से गेन नहीं करता, ना तो कोई पर्सन और ना ही वो कंपनी। गवर्नमेंट इस बार की शॉर्टेज ज़रूर देती है, बट वो लाइसेंस जब इशू करती है तो वो चांस दे देती है कि आप कंपनी जैसे चलाने वाले वर्क कर रहे हैं ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में या फैसलाबाद में तो मैंने ज़्यादा देखे हैं कि अगर वो देखें तो वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने, एसोसिएशन ने उन्हें अथॉरिटी दी है, उन्हें पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होता फिर भी वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रॉफिट गेन ना भी करें, लेकिन उनको एसोसिएशन को उन्हें वो चैरिटी के लिए, रिलीजियस के लिए अपनी हेल्प करते हैं। बट समटाइम ऐसे, हाँ मैंने भी सुना है कि वहाँ होता है कि वो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, चाहे लोगों इकट्ठा करके लोगों में ही देते हैं ना, तो उन्हें पर्सनल बेनिफिट तो नहीं हो रहा होता ना। तो आगे है एक्सप्लेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। इट इज़ नन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। इफ़ कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस, अगर कोई भी अपनी बुनियादी शराइत रखनी है, ये मोस्टली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है ना, तो इसके अंदर अपनी कंडीशंस, बुनियादी जो आपकी कंडीशंस हैं यानी कि शराइत हैं, विच आर अलोन कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, जो कि कंपनी अकेले वर्क नहीं कर सकती, किसी और को साथ उसने लगाना है, किसी और को उसने पार्टनरशिप देनी है यानी कि किसी और के साथ शेयर देने हैं, तो उसने कुछ फंडामेंटल कंडीशंस तो रखनी है ना, तो फिर वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताती है। इट सेट आउट द लिमिट्स आउटसाइड विच द एक्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो, कि अगर कोई भी एक्शन इसके अगेंस्ट होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी एक्शन इसके खिलाफ नहीं जा सकता। जो फंडामेंटल कंडीशंस है आपने इसे फुलफिल करना है। इन केस अगर आप फुलफिल नहीं करते तो यू हैव आंसरेबल बिफोर द कोर्ट। अच्छा, तो इट मीन्स पर्पस इज़ टू इनेबल शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को इसका मकसद ये है कि शेयर होल्डर को इस काबिल करना, एंड क्रेडिटर्स और जिससे कर्जा लेना है या देना है, एंड ऑल दोज हु डील विद दिस नन है, जो भी इससे डील करते हैं, इट्स परमिटेड रेंज ऑफ द इंटरप्राइजेस, कि उन्होंने अपने हदूद के अंदर रह के काम करना, उन्हें इजाज़त जिस चीज़ की दी गई है उसी का वर्क करना, उससे ज़्यादा उन्होंने क्रॉस नहीं करना, लिमिटेड जैसे कहते हैं ना, क्रॉस नहीं करनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ अ सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और उसके अलावा ये सेकंड है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इट कंटेन्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी आपस में इंटरनल मैनेजमेंट करती है ना, उसे डील करता है आपस में। अब उन्होंने एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है कि इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ जाती है, जबकि आर्टिकल एसोसिएशन में वो आती है जो कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, जबकि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हमारे आर्टिकल एसोसिएशन में इंटरनल अफेयर्स हैं। कंपनी ने जितने शेयर्स दिए हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए टू रेगुलेट द कंपनी,
उधर तो उन्होंने वो बताया ना कि कंपनी ने कैसे वर्क करना है, कंपनी क्या करेगी, शेयर करना है तो करो अदरवाइज नो। इधर वो जिन्होंने कंपनी खुद मैनेज की है, मैनेजमेंट की है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं ड्यूरिंग मैनेजमेंट, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं, वो सबमिट करवाए जाते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन मस्ट देना होता है। जबकि प्रोस्पेक्टस की बात करें वो भी देना होता है, वो मोस्टली जो हमारी पब्लिक कंपनी है उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने शेयर्स आगे सेल करने होते हैं, शेयर करने होते हैं पब्लिक लेवल पे, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस मस्ट सबमिट करवाना होता है। वे प्रोस्पेक्टस होता है क्या, प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड बाय एज अ प्रोस्पेक्टस। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है या डिस्क्राइब या बयान किया जाता है। एज अ प्रैक्टिस इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर कम्युनिकेशन। इसके अंदर सर्कुलर कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन जो बात कंपनी करना चाहती है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको लोगों को बताने के लिए, इनवाइटिंग ऑफर्स और लोगों को ऑफर करने के लिए, पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शंस और परचेज ऑफ एनी शेयर्स, यानी कि उस अगर किसी ने कोई शेयर परचेज करने हैं उसके जो कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो भी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज उनको बयान करने के लिए प्रोस्पेक्टस को बनाना लाजमी होता है इन पब्लिक कंपनी। इट इज़ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है। जब प्रोस्पेक्टस आपका बन जाता है इससे जो हमारा जो प्रॉफिट है, कैपिटल है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। आगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये भी देख लें। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके शेयर को बढ़ाना इन द प्रपोज ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो प्रपोज्ड है, कंपनी जो प्रपोज बनाई गई है, इंड्यूस टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स एंड बॉन्ड ETC, कि आपने किसी कंपनी को, लोगों को इस तरफ लेके आना कि आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारी कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स आपको दे रही है। तो इस कंपनी का बनाने का पर्पस क्या है, तो ये सब कुछ कह लें कि जैसे कहते हैं शॉर्ट करवाना, कोई कुछ चीज़ बन गई है तो आपने इसको शॉर्ट करवाना है कि यू कैन आल्सो कम विद अस, यू कैन आल्सो वर्क विद अस, कि आप भी हमारे साथ काम कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें। तो उसके अंदर वो सब अपने प्रॉफिट्स, ब्रॉस, इंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर देती है प्रोस्पेक्टस में। ऑब्वियसली जब उसने किसी से शेयर लेने हैं, कोई ऐसे तो नहीं शेयर दे देगा, तो उसने शेयर लेना है या उसने देना है तो उसने कोई ना कुछ चीज़ तो बतानी है ना कि हम आपको प्रॉफिट में ये दे रहे हैं, तो जिसमें वो बताएगी दैट विल बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोगों को शेयर करना। डिफाइन शेयर्स, शेयर को हम बात शेयर कर रहे हैं लेकिन शेयर का पता नहीं बच्चों को क्या है। The total capital of company is divided into smaller units. Each unit is called share. हमें लग गई? नहीं लगी? आप बताते हैं। इसमें ये होता है कि एक कंपनी है, ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये कंपनी है, इसके अंदर हम छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये एक शेयर, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर, चौथा शेयर, यानी कि एक सर्कल के अंदर जितने छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, जितने पार्ट्स होंगे उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड शेयर। जो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं वो शेयर होंगे, ठीक है। अगर डिफाइन शेयर कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज यूनिट ऑफ द शेयर, दिस इज पोल, देयरफॉर दिस पूल इज देयरफॉर इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यही है कि जो भी कंपनी के दरमियान जो सबसे बड़ा शेयर होता है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उन्हें हम शेयर कैपिटल कहते हैं। व्हाट यू नो अबाउट द ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, ये हमारे अमाउंट है कैपिटल की, कंपनी के साथ इज़ रजिस्टर्ड, जो कि कंपनी के साथ ही रजिस्टर किया जाता है। दिस कैपिटल इज़ मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जो हमने पब्लिक में देनी है, उसमें ये मेंशन लाजमी किया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है। दिस इज कैपिटल इज़ आल्सो नोन एज अ नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि इसे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या ले, नॉमिनल कैपिटल क्या ले, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या ले, यू कैन से एनीथिंग, कि आपको ये तीन नामों से जाना जाता है। उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी शामिल किया जाता है ताकि लोगों को पता चले ये किस कैपिटल से रजिस्टर्ड हुआ है, कितना कैपिटल इसको लगा है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो दैट इज़ आल्सो मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डिफाइन इशू कैपिटल, इशू कैपिटल वही होता है कि जब हमें इशू किया जाता है कोई भी सर्टिफिकेट करने के, इशू करने के लिए कहते हैं, जो कैपिटल देती हैं। शेयर ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रीब्यूशन, जो भी जनरल पब्लिक में कैपिटल देना है, ठीक है।
जो शेयर आपने, अगर फर्ज करें कि आपने शेयर किए 5 लाख रुपए, हर 15% शेयर आपका जो शेयर है ना वो आपका 5 लाख है। आपने इशू जो कैपिटल किया है ना वो 5 लाख है। सही है। शेयर ऑफर टू द जनरल पब्लिक टू कंट्रीब्यूशन आज आल्सो नोन एज शेयर इज इशूड। द टोटल पर वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल। जो इशू आपने कैपिटल कर दिया है वही आपका इशूड कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? अब आप कैपिटल्स को डील कर रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड द कंपनी बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स विच इज टेकन बाय द पब्लिक आर नोन एज द शेयर सब्सक्राइब्ड। अब ये देख लें कि एक तो वो है जो आपने खुद ड्यूरिंग रजिस्टर या कंपनी बनाने के लिए आपने इन्वेस्ट किया, एक वो जो आपने पब्लिक से लिया, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड शेयर सब्सक्राइब्ड। एक पर्सन का नहीं, सबका कलेक्टिवली। द टोटल पर वैल्यू ऑफ सच शेयर इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। समझ लग गई है? सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि ऐसा कैपिटल जो कि तमाम पब्लिक से कलेक्टिवली कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब। व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? अप कैपिटल क्या होगा? आ कंपनी में रिक्वायर द पेमेंट ऑफ द पर वैल्यू आइदर इंस्टॉलमेंट और इन लमसम। दिस अमाउंट इज नन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी को आपने पेमेंट करनी है हर वैल्यू पे, या तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में करेंगे या तो लमसम में करेंगे, और वो वैल्यू कंसिडर की जाएगी अप कैपिटल। अनकैपिटल वो होता है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड द अप कैपिटल इज नन एज अ अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल उसे कहा जाएगा जो कि सब्सक्रिप्टिव कैपिटल और हमारे अप कैपिटल के दरमियान में जो आएगा, that is will be called the uncapital. What do you know about the paid up capital? Paid up capital क्या है? Paid up capital ऐसा है the total amount received by the company out of the total called, यानी कि पूरे टोटल में से जितनी भी रिसीव हुई है, चाहे वो इन्वेस्टर थे चाहे वो शेयर होल्डर थे, उसके अलावा जितनी भी रकम रिसीव हुई है दैट कंपनी वो कंप्लीट कर दे पेड कैपिटल इज नन एज अ पेड अप कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। उसे दोनों की मिल मिला के, इनकी शेयर होल्डर्स की और इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक में, गवर्नमेंट को हम इस जगह ले लेते हैं। डिफाइंड रिजर्व कैपिटल, इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द सब्सक्रिप्ट कैपिटल। ये पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द सब्सक्रिप्ट कैपिटल विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व द कॉल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये रिजर्व कैपिटल वो है जो कि जब कंपनी जो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तब उन्होंने जो उन्हें लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए जो उन्होंने देना है दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। है तो वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पे बेस करता है, बट दैट इज विल बी कंसीडर्ड नॉट अ शेयर, दैट इज कंसीडर्ड रिजर्व कैपिटल टू वाइंड अप द कंपनी। वट इज़ प्राइमरी एक्सपेंसेस? प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, देर आर द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड द इनिशियल स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप कंपनी को कोई कॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि उसे रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसका लीगल सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, लीगल फीस जो आती है, रिमोनरेशन और मुआवजा ऑफ प्रमोटर्स, जो आप प्रमोटर्स को देते हैं मुआवजे के तौर पर, लीगल फीस देते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट एटस्ट्रा। जो भी आपका खर्चा आता है स्टार्टिंग में कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, चाहे वो प्रमोशन का रिमोनरेशन हो, लीगल फीस हो, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो, या प्रिंटिंग के लिए यानी मार्केटिंग के लिए जो भी आप वैल्यू करते हैं, जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी एक्सपेंसेस। आगे अंडर राइटिंग कमीशन डिफाइन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। द कमीशन विच इज पे टू द अंडर राइट टू टेक रिस्क ऑफ द अनसोल्ड शेयर इज नोन एज। कुछ शेयर्स होते हैं जो शेयर नहीं हो, सेल नहीं होते, अभी अनसोल्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अंडर राइटिंग कमीशन। इसको भी लिख दिया जाता है कि अभी ये शेयर्स हैं वो अनसोल्ड हैं। उसके बाद डिफाइंड पर वैल्यू ऑफ शेयर्स। डिफाइंड पर वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ असाइंड यूनिट ऑफ शेयर्स। ये असाइन की जाती है यूनिट ऑफ शेयर की। दिस इज द आर्बिट्रेटरी डिटरमाइंड। ये पहले ही डिफाइन कर लिया जाए बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द वैल्यू इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। इसे मेमोरेंडम में लाजमी इंक्लूड किया जाता है पर वैल्यू ऑफ शेयर्स। इट इज़ आल्सो एज अ नॉर्मल वैल्यू और फीस ऑफ द शेयर्स।
ये नॉर्मल वैल्यू कैले और फेस वैल्यू कैले जो आपने फेस करनी होती है ड्यूरिंग शेयर। व्हाट इज़ बुक वैल्यू ऑफ शेयर? इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। जो भी अकाउंट्स की कंपनीज होती हैं, कंपनी के अकाउंट्स तो होते हैं ना, जो भी बुक्स वगैरह शामिल होते हैं वो बुक वैल्यू ऑफ शेयर कहलाती है। डिफाइन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज अक्विटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है उसे हम कहते हैं value of share. The market is value suggests to the amount which the buyer is willing to purchase and the seller is willing to sell a share. Market value of share, इसकी यह बात है, ये वो वैल्यू की बात हो रही है जब जो हमारा शेयर होल्डर है वो उस विलिंग भी हो, जो हमारा शेयर जिसने बायर है ना वो क्या करता है, सेल करता है ना, जो जिसने परचेज़ करना है उसकी भी विलिंगनेस हो और जो हमारा सेलर है उसकी भी विलिंगनेस हो, दोनों की विलिंगनेस जो होगी दैट विल बी कंसिडर्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। उसे मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा, दोनों की विलिंगनेस कलेक्टिवली दैट विल बी कॉल्ड। डिफाइन ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को हम देख लें। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स टू रिसीव मोर एप्लीकेशंस दैन द शेयर्स ऑफर टू द जनरल पब्लिक। ओवर सब्सक्रिप्शन यही होता है कि आपने जितने शेयर्स पब्लिक में अनाउंस की उससे ज़्यादा आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन। डिफाइन अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स टू रिसीव लेस एप्लीकेशन दैन द शेयर ऑफर टू द जनरल पब्लिक। जितने आपने पब्लिक में शेयर ऑफर किए थे उससे कम आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। अगर आपको ज़रूरत थी शेयर्स की 20, आपको रिसीव हो गए 30, तो वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर आपको ज़रूरत थी 20 की और आपको 15 आ गए, 18 आ गए, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में यही फ़र्क है। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन आपको ज़्यादा जो शेयर्स है वो कलेक्ट हो गए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन आपको कम हुए हैं, अभी आपको ज़रूरत है। व्हाट डू यू नो अबाउट द इश्यूज ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? इसका मतलब ये है इफ़ शेयर इज़ 10, अगर जो हमारा शेयर है वो 10 रुपये का है, 10 रुपये का शेयर किया जाता है फॉर एन अमाउंट लेस दैन 10, यह 10 से ज़्यादा है, तो आर सेड टू हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट। तो 10 या 10 से ज़्यादा या 10 से कम है तो आप इस पर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पर वैल्यू एंड अमाउंट रिसीव ऑफ द शेयर, जो कि हमारे वैल्यू पे रिसीव होगी और जो हमारे शेयर पे रिसीव होगी, डिस्काउंट इन इशूज ऑफ शेयर्स। इनके अब कुछ शेयर्स हैं, आपके 20 शेयर से आपके 18 हो गए, 10 रह गए। अब वो शेयर 10 रुपये के हैं या तो वो 10 से कम है, तो आप उस पर डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। जो डिस्काउंट की वैल्यू इन माइनस करके जो आपके पास रहेगी वो हमारी शेयर की वैल्यू होगी। सही है, समझ आ रही है बात? नहीं समझ आई? बात ये हो रही है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास शेयर 20 रुपये का है और वो शेयर जो है वो आप उस पर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि आज के दिन 2 दिन में जो पड़ेगा 10% डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट की वजह से उसे कोई लॉस हुआ है तो फिर वो जो उससे माइनस करके जो आएगा वो शेयर की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। कंसिडर क्लियर? ये बात हो रही है। अच्छा, तो ये तो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो मूव ऑन द कंपनी एक्ट की तरफ जाने से पहले, उससे पहले हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली हैं, लेकिन मैं ये सोच रही कि उसके साथ साथ ना आपको बेसिक फॉर्मेशन का भी पता लग जाए ताकि हम बेयर एक्ट के ऊपर जाएँ तो हम डिटेल पढ़ें। बेसिक डेफिनेशन हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं जो हमने आज इस वीडियो में कर ली हैं। अब जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसका भी आपको थोड़ा होना हो जाए, फिर हम आगे उसको बेयर एक्ट को रीड करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में ये है कि इसमें प्रमोशन है, इसमें 4 स्टेजेस ही ज़्यादा होती हैं। प्रमोशन में वो प्रमोट करता है कंपनी का, हमारे जो पाकिस्तान में चलता है ना ट्रेंड वो यही है कि आपने पहले साइन अप करना है, ईमेल वगैरह देनी है, पासवर्ड बनाना है, उसके बाद फिर आपको ईमेल पे वो आता है, उनका पासवर्ड आता है जिसे हम सील कहते हैं, उसे लगा के फिर वो सिग्नेचर हो जाते हैं। सिग्नेचर तो एक तो कंपनी की सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन के बाद मिल रही है ना आपको, उससे पहले की मैं बात करें। साइन अप वगैरह हो के आपने फिर प्रमोशन, आपको नाम दिया जाता है, आपने नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आपने उसको कुछ दे दिए 90 दिन कहने के उसको दिए जाते हैं कि अगर किसी को कोई इतराज़ कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो करता है, अदरवाइज़ उसको दे दिया जाता है जो नाम वो डिमांड करते हैं। ठीक है, प्रमोशन में ये प्रमोशन की जाती है और उसके अलावा
इसकी राइट लाइबिलिटीज़ कुछ होती हैं कि अगर इसका कोई जो प्रमोटर है उसकी भी कोई राइट लाइबिलिटीज़ होती है। अगर उसकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो पहले ही बता दे, अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो विदाउट प्रॉफिट वर्क कर रहा है। तो ये पहले ही वो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन बताना होता है प्रमोटर्स को। प्रमोशन का समय लगे आपको क्या होता है, प्रमोशन में या प्रमोशन की जाती है कंपनी के नेम की अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद। पहले आप उसके नाम की अवेलेबिलिटी चेक करती हैं, अगर नहीं है किसी को कोई रिजेक्शन तो वो रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके अलावा हमारे डायरेक्टर के एड्रेसेस, एम्प्लॉय के एड्रेसेस, और उसके अलावा आपके जो कंपनी के जितने भी राइट लाइबिलिटी जो भी आपने डिक्लेरेशन आपने देना होता है, कंसेंट राइटिंग रिटर्न में एक आपने देनी होती है, रिटर्न स्टेटमेंट देनी होती है अपनी कंसेंट शो करवाने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपने पे करने होते हैं। फिर दिन 90 days आफ्टर सम टाइम यू हैव रजिस्टर्ड इन द SECP, यानी कि सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, तो आपका जो बिज़नेस है आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो आपकी कंपनी रजिस्टर होने के बाद आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। अगर कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस ये तो हमारी सर्टिफिकेट हो गया, कंपनी रजिस्टर होगी तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया प्राइवेट। जबकि पब्लिक में ये होता है कि कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस तब होता है जब वो प्रोस्पेक्टस अपना देते हैं, पब्लिक में देती हैं। उसमें सब राइट लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड ईच एंड एवरीथिंग, शेयर्स की जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, उनके जितने भी शेयर्स हैं उन सबको इन डिटेल जब वो डिस्कस करते हैं, एक अपना मेमोरेंडम जमा करवाते हैं प्रोस्पेक्टस। तो वो आफ्टर सम टाइम जब वो पब्लिक हो जाता है उसके बाद फिर उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दिया जाता है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब शेयर्स उनके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन चारों को आपने याद कर लेना है, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट। ठीक है, और उसके अलावा आपका यही है, पब्लिक और प्राइवेट में ये फ़र्क है कि जो हमारी पब्लिक है उसके लिए प्रोस्पेक्टस लाजमी है, जबकि प्राइवेट में ना भी हो तो ये ज़्यादा इसेंशियल नहीं है, क्योंकि पब्लिक में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बेयर एक्ट को डील करेंगे। ये डेफिनेशंस बनाने का मकसद यही है कि आपको अगर कोई इशू हो तो आप पहले पहले डिस्कस कर लें बेयर एक्ट में जाने से पहले पहले। तो आई होप अब आपको सब समझ आ गया होगा। तो कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई क्यूरीज रहती होगी। जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना ही कर लें, मज़ीद हम आगे आगे मैं भी आपसे ज़्यादा जल्दी करती हूँ, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि बस एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होता। हम देख रहे हैं कि आपकी जो जितनी आपकी है कैपेसिटी उस हिसाब से चलेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो इंशाल्लाह इस साल में हम कवर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि कंपनी को, बेयर एक्ट को, सबको इंशाल्लाह। ज़रूरी बात है तो लास्ट में वहीं से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की ज़रूरत थी और आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए था, और आपको पता लगे कि आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बनता है, कैसे रजिस्टर होता है और कैसे फॉर्म होता है। हो गया हमारा फॉर्म, बेसिक प्रोसीजर हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब हमने डिटेल ही पढ़ना है, वो बेयर एक्ट से मैं टाइम निकालूंगी तो वो हम पढ़ेंगे। पहले हमने डिफरेंसेस भी पढ़ लिए, लॉ भी पढ़ लिया, फॉर्मेशन भी आज हमने बेसिक पढ़ लिया है, और डेफिनेशंस भी हमने डिटेल पढ़नी है। तो अब इंशाल्लाह अब तो हक है ना हमारा वीर एक्ट को पढ़ने का, तो इंशाल्लाह वीर एक्ट ही पढ़ेंगे।